नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि सभी लोगों के मन में जो कम से कम स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि बजट सरकार किस दिशा में पेश करेगी, वो कौन से सेक्टर होंगे जहाँ पे पैसा लगाने से हमारा पैसा हो सकता है प्रॉफ़िट दे के जाए। और मैं भी यही सोच के सोचा कि चलिए मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी, कुछ ग्लोबल मार्केट हम देख ही रहे हैं, राइट? तो वैसा तो कोई विशेष प्रभाव ग्लोबल मार्केट के इंडिया के मार्केट पे है करके लगता नहीं है, राइट? एफआईआई और डीआईआई बहुत जनरल से लैंग्वेज है कि भाई एफआईआई सेलिंग कर रही है, लोग एफआईआई बेचती जा रही है और मार्केट गिरता जा रहा है। सो अचानक एक दिन 3 दिन बिकता है और एक दिन में मार्केट अचानक उठता है ऊपर और फिर नीचे गिर जाता है। सो ये सब चलता रहेगा, लेकिन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो बहुत स्ट्रैटेजिक वे में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा आपको अ, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, भारत सरकार जो इस बार जो बजट पेश करेगी 2025 में, सो उसके हिसाब से कौन से सेक्टर हो सकता है प्रॉफिटेबल होंगे आपको यदि आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो 1 से 2 साल या लॉन्ग टर्म योजनाएँ हैं जो भारत सरकार की, उसको यदि फुलफ़िल करने में कौन से सेक्टर इम्पोर्टेंट हैं और उससे रिलेटेड स्टॉक्स आप देख सकते हैं, राइट? ये जहाँ खाली मेरा एनालिसिस है, मेरी प्रेडिक्शन है अपनी, राइट? और हो सकता है 90% मैं सोचता हूँ कि सक्सेसफुल रहेगी मेरी अपनी ओपिनियन। ग्लोबल न्यूज़ को देखो या इंडिया की अपनी योजनाएँ को देखो, मोदी सरकार की अपनी जो विकसित योजनाएँ हैं, उन सभी को देखने पे लगता है कि कुछ सेक्टर हैं जिस पे डेफ़िनेटली भारत सरकार इस बार बजट में अच्छा एलोकेशन करेगी उन सेक्टर्स को बजट पे फाइनेंशियली। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सेक्टर है, राइट? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बजट जो है प्रेजेंट किया जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 1 फरवरी 2025 को, राइट? और उस दिन मार्केट चालू भी रहेगा। आई थिंक ये सैटरडे है, फिर भी मार्केट चालू रहेगा शायद उस दिन। सो जो हाई लेवल पे है ना, हाई लेवल पे बजट होता है हर साल। सरकार सोचती है यार हम कुछ करेंगे, राइट? हम कुछ स्पेशल देंगे। लॉन्ग टाइम से जो एक पेंडिंग है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो ग्रसित हो रहे हैं टैक्स से। हमको लगता है यार हम बहुत जनरल बात होती है दोस्तों में भी और घर परिवार में भी, और राइट, चाहे वो सरकारी आदमी रहे प्राइवेट आदमी रहे, वो यही बात करता है यार मैं सुबह से उठता हूँ, लाइक घर से निकला कि नहीं टैक्स देता हूँ और घर आते तक मैं टैक्स देता हूँ। चाहे वो पेट्रोल के रूप में, चाहे कोई सब्जी-भाजी, मतलब कोई स्टोर्स, जनरल स्टोर्स के या गुड्स के स्टोर से खरीदो आप, राइट? एफएमसीजी सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, या आप कहीं पे होटल पे खाना खाओ, नॉर्मल एक चाय पीने अच्छी शॉप में जाओ तो आपको टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी वगैरह। तो आप अपनी सरकार जॉब से भी, अपने सैलरी से भी टैक्स देते हो, अपनी पॉकेट की सेविंग से भी टैक्स देते हो। सरकार डेफ़िनेटली इस बार मोदी सरकार ये सोच रही होगी, एक मध्यम वर्गीय परिवार को जो कि एक बहुत बड़ा तबका है, उनको टैक्स में हम कैसे बेनिफिट करें। तो टैक्स रिलेटेड रिलैक्सेशन, लाइक जो भी उसकी एक रेंज है आज सेक्शन 80 में या 80 में कहीं पे भी, डेफिनेटली मुझे लगता है वो सब बढ़ाएंगे वो। फिर दूसरा है ग्लोबल लेवल को, जैसे अभी हमारे ट्रम्प बाबा हैं, राइट? अब ट्रम्प बाबा ने जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें करी हैं अभी ग्लोबली, उनके पहले जिस दिन उन्होंने अपना 47th प्रेसिडेंटशिप की जो उन्होंने सेरेमनी, ओथ सेरेमनी में वो भाग लिए और उन्होंने शपथ ली है, अमेरिका को मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा और ये विकसित बनाऊंगा और करूंगा, राइट? और अच्छी भी बात है, वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं। उन सभी को देखते हुए डेफिनेटली भारत सरकार सोची होगी कि वो वैश्विक रूप में ग्लोबल लेवल पे भारत को कैसे ऊपर लेके जाए, राइट? एक अपना स्टैंड भारत कैसे प्रेजेंट करे, इंडिया कैसे अपना एक स्टैंड प्रेजेंट करे ग्लोबल लेवल पे। उनको देखते हुए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हो गए, एक्सपोर्ट्स हो गए और फाइनेंस सेक्टर, ये 3 सेक्टर डेफिनेटली है बाय डिफ़ॉल्ट उनके लिस्ट में रहे होंगे। क्योंकि यदि इंडिया को बढ़ना है मतलब इसकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कब करेगा आदमी? जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा तब तो तुम किसी को दोगे, राइट? तो वो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कब होगा? जब तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसका सीधा जब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो कहाँ करेगा? आदमी की खपत से ज़्यादा है तो क्या करेगा? वो आदमी एक्सपोर्ट करेगा, राइट? और फिर क्या करेगा? फाइनेंस। तो फाइनेंस तो आदमी को जो छोटी सी यूनिट लगाना तो वो बैंक से लोन लेगा, छोटी कंपनी बड़ा लोन लेगी, राइट? और तो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट या लार्ज फाइनेंस सेगमेंट बैंक्स हो गए,
तो ये सभी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और भारत को एक वैश्विक स्थिति में ग्लोबल लेवल पे खड़ा करने में ये 3 सेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट अपना की रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा हमको क्या लगता है, जो मुझे लगता है, मोदी सरकार की जो 2047 तक की विकसित भारत की जो योजना है, राइट? वो यदि उनको फुलफ़िल करनी है कि घर-घर से कनेक्टिविटी, गाँव से गाँव, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर चीज़ कनेक्टिविटी रहे, पावर रहे, लाइट रहे, राइट? ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, रेल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। सो हर चीज़ को यदि करना है तो आप भी सोचिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे। तो रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे, तो रोड ट्रांसपोर्ट और या लॉजिस्टिक्स हो गए या राइट इस टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, यदि एक रोड डालना है तो खाली रोड नहीं डलती है, रोड का सीमेंट डलता है, डामर डलता है, पानी डलता है, राइट? और जो दूर दूर गांव तक ये जो लॉजिस्टिक्स ले आते हैं, जैसे सीमेंट कोई ले जा रहा है, गिट्टी कोई ले जा रहा है, तो हवा में थोड़ी चलेगी वो गाड़ियाँ। तो पेट्रोल भी खपत करनी है, डीजल भी खपत करनी है, ट्रक्स चलेंगे, राइट? तो जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। सो रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों पे डेफिनेटली सरकार अपना अच्छा बजट कुछ आवंटित करेगी, कुछ अच्छा हिस्सा देगी। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जॉब क्रिएशन, आज विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं कि भाई मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ जॉब को देंगे बोले थे, 5 करोड़ जॉब को देंगे बोले थे, लेकिन ऐसा नहीं दे रहा है। सो डेफिनेटली अब आने वाले 4 साल के बाद कभी मोदी सरकार को वापस आना है या मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, तो जॉब क्रिएशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो ऐसी नीतियाँ लाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल लेवल पे भारत को खड़ा करना है, तो एआई की हो गई या ग्रीन टेक्नोलॉजी की ऐसी कोई कंपनियां हैं, या मतलब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, राइट? कि उनके लिए ऐसी कुछ पॉलिसीज़ लेके आएंगे, हो सकता है, जो कि उन ऐसी कंपनियां जो इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती हैं, एआई पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, किसी पे भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनियां हो, हार्डवेयर कंपनियां हो, या कोई भी कंपनियां, राइट, किसी टाइप में भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनको फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होंगी, अच्छी जॉब्स आएंगी, युवा वर्ग जो होगा अच्छी जॉब्स लेगा। फिर आता है रियल स्टेट। डेफिनेटली रियल स्टेट इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हर मतलब मोदी सरकार तो ये बोलती है कि भाई आने वाले कुछ सालों में हर भारतीय के पास अपना ही घर होगा। तो यदि उनका ये विज़न है तो रियल स्टेट सेक्टर की छोटी कंपनियाँ, बढ़िया कंपनियाँ अपना डेफिनेटली की रोल प्ले करेंगी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। क्योंकि रियल स्टेट एक तो ठीक है, इनकम टैक्स में भी सोच रही है कि होम लोन पे भारत सरकार सोच रही है कि बहुत लंबे टाइम से कि कुछ टैक्सेशन ज़्यादा फ्री मिल जाएगा, मतलब उसका जो रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक्सपेंड करेंगे, जैसे 1.5 लाख की छूट है तो 2 लाख की कर देंगे, या अभी इंटरेस्ट की छूट है 2 लाख की, तो हो सकता है 2.5 लाख कर दें। तो जब कुछ कहीं न कहीं यदि टैक्स के रूप में भारत सरकार जब छूट देगी तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकार पर विश्वास बढ़ेगा और होम लोन वगैरह वो लोग ज़्यादा लेंगे, अपना घर खड़ा करेंगे, राइट? तो रियल एस्टेट सेक्टर का भी बूम फ्यूचर में रहेगा। ईवी सेक्टर, भारत सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे कि राइट, प्रदूषण कम हो। दिल्ली जैसे शहर में देखिए कि जीना दूभर हो गया है लोगों का, राइट? हर शहर, चाहे वो धीरे-धीरे हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, पूना हो, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि यदि ये डीज़ल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ इसी रवैये में चलते रहें, तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हो सकता है, शारीरिक रूप से, मतलब फ़िज़िकल रूप से आदमी वीक होगा, क्योंकि इतना प्रदूषण जब बढ़ेगा, तो वो तो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। तो मुझे लगता है कि ईवी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ईवी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स रहेगा तो उसको आप देखिए, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा। फिर वैसे ही भारत को सशक्त बनाना है और टेक्नोलॉजी लेवल पे भी ग्लोबल लेवल पे खड़ा करना है, तो डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसमें भी मुझे लगता है कि वो पैसा लगाएंगी, कुछ आवंटित रहेगा। और फार्मा और मेडिकल, तो फार्मा और मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोविड के बाद देखिए भारत सरकार ने कितना अच्छा, मतलब एक दवाइयाँ नॉट ओनली इन इंडिया सर, मतलब सप्लाई करी। भारत भारत जैसे बड़े भौगोलिक, राइट, इतनी बड़ी जियोग्राफी में कितने आसानी से इन्होंने बहुत सही स्ट्रैटेजी से कोविड की सप्लाई करी थी, कोविड मतलब मेडिसिन की सप्लाई करी थी, सॉरी, कोविड की नहीं। सो वो बहुत छोटी बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है, दिखने सुनने में लगता है, दिखने में लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। सो उन सभी को भी देख के लगता है कि फार्मा सेक्टर को फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी वायरस हो या कुछ भी हो, वायरोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वगैरह ऐसे इंस्टीट्यूट है जिस पे भारत सरकार बहुत ज़्यादा R&D पे पैसा खर्च करेगी, ताकि भारत में ही चीज़ें डेवलप हो सके, कहीं किसी देश पे आश्रित ना हो सके।
हमें गर्व होना चाहिए कि कोरोना के समय पे भी मोदी सरकार ने दूसरे कई देशों को अपने यहाँ पे राइट जो पूना में, मुझे इंस्टीट्यूट याद नहीं है, पूना में शायद पुणे वाला जी का ही वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसको वो मैनेज करते हैं, राइट। सो उससे हमने कई जगह पे अपने कोरोना की जो वो है दवाइयाँ हैं उन्होंने भेजी, भारत सरकार ने भेजी, जिसका कि बहुत दूसरे देशों ने तारीफ़ करी भारत को। जबकि जब ये कोरोना आया था तो लोगों को ऐसा लगा था भारत देश में तो बहुत नुकसान, जान-माल का नुकसान होगा। लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे देशों की तुलना में और हमारा जो जियोग्राफ़ी और जो जितनी हमारी जनसंख्या है, उसके कंपैरेटिवली में हमारे यहाँ बहुत भगवान की दया से ब हुआ था, जिनके यहाँ लोगों की जान गई वो तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्षति है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मैं बोलता हूँ कम ही है। सो देखिए, एट लास्ट मैं अब आप ये भी बोल सकते हो यार श्रीधर तुमने तो इसमें सब कुछ बता दिया है, राइट। तो लेकिन मेरे को जो मुझे लगता है रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, ईवी सेक्टर, डिफेंस, राइट। तो ये जो 4-5 सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बहुत गहरा अनुमान है कि इन सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए और अच्छे शेयर्स पे पैसा लगाइए, पेनी स्टॉक्स पे पैसा मत लगाइए इससे रिलेटेड। लेकिन जो पैसा आज आप लगाएंगे लॉन्ग टर्म पे ही लगाइएगा। लॉन्ग टर्म में जब बोलूँ मिनिमम 2 साल, राइट। आज की जो मार्केट की वॉलेटाइल कंडीशन है उस पे किसी प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी, राइट, कोई भी करता है या अधिक से अधिक स्टॉक 2 दिन 3 दिन चलता है फिर वो गिर जाता है। यदि इवन दो कोई न्यूज़ भी है तो वो न्यूज़ से रिलेटेड स्टॉक 2 दिन ऊपर रहता है या 1 दिन। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने पढ़ा था कहीं पे कि मुकेश अंबानी जी हैं जो आ, अ, उसमें जियो फाइनेंस में शायद 17,000 करोड़ के ऊपर के शेयर्स उन्होंने एक 3-4 दिन पहले लिए, राइट। तो सबका अनुमान तो पहले ये था यार वो स्टॉक 200-250 रुपए का या 260 का जियो फाइनेंस का स्टॉक 300 चला जाएगा। लेकिन वो कंटिन्यूस गिरता आ रहा है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो नंबर मैंने 17,000 करोड़ बताया वो आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है। बट कहने की मतलब है कि अंबानी जैसी फैमिली, अंबानी जी यानी मुकेश अंबानी जी जब किसी पे पैसा लगा रहे हैं, यदि ये पहले का मार्केट स्टॉक मार्केट रहा होता तो स्टॉक उस दिन चढ़ जाता या दूसरे दिन चढ़ जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है मार्केट पहला जैसा नहीं है। एफआईआई में लोग अपना बहुत पैसा निकाल रहे हैं, बहुत सेलिंग्स हो रही हैं। तो जो भी पैसा है बहुत केयरफुल और ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट कीजिएगा। अच्छे स्टॉक्स पे लगाइए, जैसे एग्जांपल के रेलवे के हैं, इरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया, राइट। ऐसे या ऐसे कोई टिटला करके करके कोई एक रेलवे का स्टॉक है, मुझे नहीं आ रहा है नाम, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जैसे एल हो गई और बड़े बड़े हो गए, वेदांता हो गए, राइट। ऐसी बड़ी बड़ी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। ईवी सेक्टर में आपको लगाना किस में आप बोलोगे तो टाटा पावर इज़ द बेस्ट शेयर मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डिफेंस के लिए आप देख लिए BEML हो गया, BDL हो गया, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अपने 40-50% हाई प्राइस के 52 वीक्स के हाई के 40-50% नीचे चल रहे हैं स्टॉक्स। तो अच्छा है, राइट। और फार्मा और मेडिकल इंश्योरेंस भी ऐसे कई कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर की, जैसे ल्यूपिन हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए। तो अपना मेरी खाली आप लोगों को एक ही राय है, आप अपना पूरा पैसा एक सेक्टर पे मत लगाइए। मिनिमम हाई लेवल पे यदि मैं बताऊं, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और रोड ट्रांसपोर्ट और ईवी सेक्टर, इन 5 सेक्टर पे आप अपना पैसा लगाइए। बाकी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, मजबूत स्टॉक्स हैं, धीरे धीरे हर महीने एसआईपी कीजिए। यदि एक साथ पैसा नहीं लगा सकते इन सेक्टर्स पे, आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे एसआईपी करके आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।